नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 के बारे में। तो सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की रेलिवेंसी के साथ। तो जब भी कोई एक क्राइम या ऑफेंस अकर होता है तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो उस क्राइम के पीछे के मोटिव को बताएगा, जो ये बताएगा कि एक्यूज्ड का क्या मकसद रहा होगा ये क्राइम कमिट करने के पीछे, एक्यूज्ड का क्या मोटिव था इस क्राइम के पीछे, ऐसा फैक्ट रेलिवेंट होगा। उसी तरीके से ऐसा कोई फैक्ट जो एक्यूज्ड की प्रिपरेशन के बारे में बताएगा, उस क्राइम के कंटेक्स्ट में जो उसने प्रिपरेशन की है, ऐसा फैक्ट भी रेलिवेंट होगा। उसी तरीके से पार्टीज का कंडक्ट उस क्राइम के कंटेक्स्ट में, वो कंडक्ट भी रेलिवेंट होगा। हम इन सब के कंटेक्स्ट में कोर्ट में एविडेंसेस लीड कर सकते हैं। ये सभी फैक्ट्स कोर्ट में एडमिसिबल होंगे। तो आइए वन बाय वन इन पे डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं मोटिव के साथ। तो जब भी कोई एक क्राइम कमिट होता है तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो उस क्राइम के पीछे के मोटिव को बताएगा, जो ये बताएगा कि एक्यूज्ड का क्या मकसद रहा होगा इस क्राइम के पीछे, एक्यूज्ड की क्या मंशा थी ये क्राइम करने के पीछे, ऐसा फैक्ट भी रेलिवेंट होगा। हमें ये सेक्शन ज्यादा अच्छे से समझ आएगी जब हम एक एक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो आइए ट्राई करते हैं। सपोज करिए ए के ऊपर ये आरोप है कि उसने बी की हत्या की है। ए एक एक्यूज्ड है बी के मर्डर का। तो अब आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करिए कि क्या मकसद रहा होगा जो ए ने बी की हत्या की। अब ऐसा तो नहीं है कि ए यहां से आ रहा है बी यहां से आ रहा है, बिना किसी बात के ए ने उसकी हत्या कर दी। हो सकता है उनका कोई आपसी जमीन के ऊपर विवाद हो, या कोई पुरानी रंजिश चली आ रही हो, या कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये बताएगा कि एक्यूज्ड का क्या मंशा थी, एक्यूज्ड क्या क्या मकसद था ये क्राइम कमिट करने के पीछे, ऐसा फैक्ट भी रेलिवेंट होगा। इसी सेक्शन में एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, आइए उसे भी डिस्कस करते हैं। तो एक ट्रायल चल रहा है, उसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ए ने बी की हत्या की है। ये ए है, ये बी है। क्या ए ने बी की हत्या की है? और फैक्ट ये दिया जाता है, इसमें ध्यान से समझिएगा, जो फैक्ट दिया गया है वो मोटिव के रिगार्डिंग दिया गया है। तो फैक्ट ये दिया जाता है कि कुछ वक्त पहले ए ने सी की हत्या की थी, और बी ये चीज जानता था कि ए ने सी की हत्या की है, और बी ए को ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए कि तुम मुझे पैसे दो, अदरवाइज मैं तुम्हारे इस एक्ट के बारे में कोर्ट को बता दूंगा, पुलिस को बता दूंगा। तो ऐसा फैक्ट जो एक एक्यूज्ड के मोटिव को बताएगा, इसमें एक्यूज्ड जो कि ए है, उसका क्या मोटिव था कि हो सकता है वो इस चीज से बचना चाहता हो कि कि बी कहीं कोर्ट में ये ना बता दे कि ए ने सी की हत्या की है। ए का ये मोटिव था, कहीं ना कहीं वो बी की आवाज को दबाना चाहता था, तो इसीलिए हो सकता है उसने बी की हत्या की हो। तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो एक एक्यूज्ड के मोटिव को बताएगा कि उसने ये क्राइम क्यों किया, वो फैक्ट रेलिवेंट होगा। इसी कंटेक्स्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लीडिंग केस है, सखाराम वर्सेस स्टेट। ये 1992 में सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था, दिया गया है पेज नंबर 758 पे। तो कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया था वो सभी केसेस जो सरकमस्टांशियल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड हैं, ऐसे सभी केसेस में मोटिव का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो केसेस जिनमें डायरेक्ट एविडेंस है एक्यूज्ड के खिलाफ, जिसमें ये क्लियर दिख रहा है कि एक्यूज्ड ने ये क्राइम कमिट किया है, उन केसेस में मोटिव का एलिमेंट रेलिवेंट नहीं रहता है। मैं इसी केस को एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करता हूं। देखिए, सपोज करिए एक पब्लिक रैली चल रही है, वहां पे ए ने बी की हत्या कर दी, और हजारों लोगों ने ए को हत्या करते हुए देखा। वहां पे जो सीसीटीवी कैमरास थे उसमें भी ये एक्ट रिकॉर्ड हो गया।
तो अब कोर्ट के पास डायरेक्ट एविडेंस है कि ए ने बी की हत्या की है। अब कोर्ट ये नहीं कहेगा कि नहीं, पहले जाओ ये बताओ कि ए का क्या मकसद था उसको मारने के पीछे, क्या वजह थी उसको मारने के पीछे। तो इन केसेस में मोटिव का एलिमेंट रेलिवेंट नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। अब मैं प्रिपरेशन की बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपको समझाऊं उससे पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं। अगर हमने कोई भी एक्ट परफॉर्म करना होता है, हम उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस करते हैं। आप भी यहाँ पे पढ़ने आए हैं, आपने भी कुछ प्रिपरेशन की, पेन पेंसिल नोटबुक लाई। उसी तरीके से जब एक एक्यूज ने क्राइम कमिट करना होता है, वो भी कुछ प्रिपरेशन करता है। तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो एक्यूज्ड की प्रिपरेशन के बारे में बताएगा, उस क्राइम के कंटेक्स्ट में जो उसने प्रिपरेशन की है उसके बारे में बताएगा, वो फैक्ट रेलिवेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए ए ने अगर बी को फांसी लगा के मारना है तो ए को रस्सी की जरूरत पड़ेगी, या ए ने अगर बी का मर्डर करना है तो उसे कुछ वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो उस एक्यूज्ड की प्रिपरेशन के बारे में बताएगा, वो फैक्ट रेलिवेंट होंगे। अपने इसी एग्जाम्पल को और इलेबोरेट करके समझते हैं हम। सपोज करिए ए के ऊपर यह आरोप है कि उसने बी की हत्या कर दी, उसे फांसी लगा के उसे मार दिया। और फैक्ट ये दिया जाता है कि जिस रस्सी से बी को फांसी लगाई गई, सेम रस्सी ए को ले जाते हुए देखा गया था कुछ वक्त पहले। तो ऐसा फैक्ट जो प्रिपरेशन बता रहा है वो फैक्ट रेलिवेंट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए बी की हत्या हो जाती है एक चाकू से, बी का मर्डर हो जाता है एक चाकू से, उसे मारा जाता है। और इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगता है सेम किस्म का चाकू जिससे बी की हत्या हुई ए को ले जाते हुए देखा गया था कुछ वक्त पहले। तो ये फैक्ट भी रेलिवेंट होगा। इसी कंटेक्स्ट में एक इलस्ट्रेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ए के ऊपर यह आरोप है कि उसने बी की हत्या की है उसे जहर देके, और फैक्ट ये दिया जाता है कि सेम किस्म का जहर जिससे बी की हत्या हुई है ए को ले जाते हुए देखा गया था कुछ वक्त पहले। तो ऐसा फैक्ट जो एक्यूज्ड की उस प्रिपरेशन के बारे में बताएगा, वो फैक्ट भी रेलिवेंट होगा। अब मैं आगे कंडक्ट के ऊपर बढ़ूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन कर लेते हैं। सिर्फ प्रिपरेशन खुद में एक ऑफेंस नहीं है। जब तक एक क्राइम कमिट ना हो जाए, प्रिपरेशन खुद में ऑफेंस नहीं है, एक्सेप्ट सम केसेस जो हमारे आईपीसी में दिए गए हैं, जिनके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। उन केसेस के अलावा अकेली प्रिपरेशन खुद में कोई ऑफेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको रस्सी की ही एग्जांपल दी थी। अगर ए ने अभी तक बी की हत्या नहीं की है, वो सिर्फ एक रस्सी लेके जा रहा है, तो ये कहां से साबित होता है कि वो बी को मारने के लिए लेके जा रहा है? हो सकता है वो अपने किसी पर्सनल यूज के लिए ले रहा हो। तो जब तक कोई एक क्राइम कमिट ना हो जाए, प्रिपरेशन खुद में ऑफेंस नहीं है। लेकिन हाँ, जब क्राइम कमिट हो जाता है तो प्रिपरेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कंडक्ट के ऊपर। अब कंडक्ट के बारे में डिस्कशन करें उससे पहले देखते हैं कि किन किन का कंडक्ट रेलिवेंट होता है। तो पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, जो पार्टीज प्रोसीडिंग में हैं और उनके एजेंट्स का कंडक्ट रेलिवेंट होता है। पार्टीज का और उनके एजेंट का कंडक्ट रेलिवेंट होता है। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज करिए ए एक पर्सन है, वो कुछ लोगों के बीच में खड़ा है, काफी लोग वहां पे खड़े हैं, ए भी वहां पे खड़ा है। तो सी वहां पे आता है और ये कहता है कि पुलिस उस शख्स को पकड़ने के लिए आ रही है जिसने बी को लूटा है। तो ये सुनते ही ए वहां से भाग जाता है। तो ए का ये सुनते ही वहां से भाग जाना, ए का ये कंडक्ट कहीं ना कहीं उसके गिल्टी माइंड को दर्शा रहा है। हो सकता है ए ने ही बी को लूटा हो, तो उसका ये कंडक्ट भी रेलिवेंट होगा। यही एग्जाम्पल आपकी इलस्ट्रेशन में भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए आइए एक और इलस्ट्रेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ए ने कोई क्राइम कमिट किया है। फैक्ट ये दिया जाता है कि ए एक लेटर पढ़ने के बाद वहां से भाग जाता है और उस लेटर में ये लिखा था
कि पुलिस क्रिमिनल के अगेंस्ट इंक्वायरी कंडक्ट करने वाली है, तो उसका ये पढ़ते ही वहां से भाग जाना कहीं ना कहीं उसके उस माइंड के बारे में दर्शा रहा है। हो सकता है ए ने भी कोई क्राइम कमिट किया हो, तभी वो वहां से भागा है। तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो एक क्राइम एक्यूज्ड के कंडक्ट के बारे में बताएगा, उसके क्राइम के कंटेक्स्ट में उसका कंडक्ट रेलिवेंट होगा। इसी के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लीडिंग केस है, उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। नागेशा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1996 में सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था। दिया गया है हमारे पेज नंबर 119 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि अगर एक्यूज्ड अपने अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवाता है, तो ये फैक्ट एक्यूज्ड का अपने अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवाना उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। ये फैक्ट एडमिसिबल होगा। ये फैक्ट हम एज एन एविडेंस इसको मान सकते हैं उसके कंडक्ट के बिहाफ पे। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 8 यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।